बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। CS619 के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम देखेंगे। मेरा प्रोजेक्ट था मोबाइल एप्लीकेशन का, इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट टाइटल था उस प्रोजेक्ट का। मोबाइल एप्लीकेशन की टूल जो मैंने यूज़ किए थे वो उसमें कॉटलिन, जावा और एसक्यूएल लाइट की एक अपर लेयर होती है रोम, वो यूज़ की थी। उसका आज उसके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को हम देखेंगे। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आसान ही होता है। इसमें हमने बत, अ, बताना होता है ईआरडी डेटाबेस मॉडल और आर्किटेक्चर डायग्राम इसकी बना कर देनी होती है। हम इसे आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा। उसमें सबसे पहले हम यही टाइटल पेज इसी तरह बनाते हैं जिसमें हमने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना है, इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट। बाकी वीयू का मोनोग्राम, वीयू के मोनोग्राम के साथ हमने लिख देना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर वर्जन उसका देंगे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का, ये मेरा 1 है, और नीचे बताएंगे कि ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है। फिर जो आपके ग्रुप आईडी होगी और रोल नंबर होगा आप वो लिखेंगे, सुपरवाइज़र का नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे। उसके बाद रिवीजन हिस्ट्री का एक टेबल है, इसे हमने बनाना होता है जिसमें हम टेबल देते हैं, वर्जन नंबर देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं और ऑथर्स मीन रोल नंबर देते हैं। ग्रुप की सूरत में हो तो दोनों के जो भी जितने भी ग्रुप में बंदे हैं उनके रोल नंबर लिखेंगे। मैंने भी ग्रुप में ही किया था और हम 2 बंदे थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था। तो डिस्क्रिप्शन में हमने उस प्रोजेक्ट का बताना है कि ये यही मैंने बनाया है, इंटरेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन है और इसके फंक्शन क्या है, कॉल और मैसेज कर सकते हैं हम, और कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूज़र इनपुट की बेस पे। और इनपुट जो है वो टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकती है या स्पीच की सूरत में भी हो सकती है। हम मतलब बोल कर किसी को भी कॉल कर सकते हैं, बोल कर मैसेज सेंड कर सकते हैं, बोल कर कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि इंटरनेट होना लाजमी है। अगर ऑफलाइन होगा तो वो फिर टेक्स्ट की सूरत में एप्लीकेशन काम करेगी। ये इसकी फंक्शनैलिटी थी, यही मैंने इधर बताया। और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एग्जिबिट्स फीचर्स ऑफ द आईपीए इंटेलिजेंट पर्सनल विजुअली इन द फॉर्म ऑफ ईआरडी, मतलब उसकी ईआरडी होगी, आर्किटेक्चर डायग्राम होगी, क्लास डायग्राम होगी, डेटाबेस डायग्राम होगी, सीक्वेंस डायग्राम होगी और टेस्ट केस होंगे। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब जो है ये कंटेंट्स हैं, हम कंटेंट्स को देखते हैं और इसी तरह हम कंटेंट्स बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की, जिसमें ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, एक्टिविटी यूज्ड जो इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में की है वो आनी चाहिए, और बेनिफिट और पर्पस इसका आखिर में बताना है। ये पहले उसमें 2 पे हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ईआरडी बनाई है, उसमें ईआरडी बनाएंगे और फायरबेस डेटाबेस, क्योंकि इसमें मैंने फायरबेस डेटाबेस यूज़ की थी इसीलिए उसके स्क्रीनशॉट भी हम इसमें देंगे। तीसरे नंबर पे सीक्वेंस डायग्राम है, वो जितनी भी सीक्वेंस डायग्राम होंगी वो बताएंगे हम इसमें। चौथे नंबर पे आर्किटेक्चर डायग्राम है और वो हम लिखेंगे और वो डायग्राम भी देंगे। और 5वें नंबर पे क्लास डायग्राम है और 6ठे नंबर पे डेटाबेस डायग्राम है, और जिसमें मैंने डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम बनाई है और प्लस उसमें फायरबेस में जो डेटाबेस डिज़ाइन की थी उसके स्क्रीनशॉट भी दिए। और 7वें नंबर पे इंटरफेस जो डिज़ाइन किए हैं उनके स्क्रीनशॉट देने हैं, और वो होगी। 8वें नंबर पे टेस्ट केस हमने करने हैं और वो हम 8वें नंबर पे करेंगे। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। सिंपल हमने ऑब्जेक्टिव बताया है कि जो डिज़ाइन फेज का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हाउ टू बिल्ड द सिस्टम एंड शिफ्ट द फोकस फ्रॉम व्हाट टू हाउ, यानी ये हमारा क्या से व्हाट से हाउ पर ले जाता है फोकस को। और इसमें एक्टिविटीज़ क्या हैं इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में वो हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है। ईआरडी का बता दिया हमने। नंबर 1 पे ईआरडी है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है।
और इसमें जो मेन ईआरडी में हमने क्या करना होता है, एक तो मेजर एंटिटीज हमने बतानी होती हैं जो कि स्कोप के अंदर हों, सिस्टम के स्कोप पे, प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर हों, और उनके दरमियान जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं उन एंटिटीज के दरमियान वो बतानी है ईआरडी में। और सीक्वेंस डायग्राम जो होती है उसमें वो बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंस ऑर्डर वो बताता है, और दैट इज द ऑर्डर इन विच द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जिस सीक्वेंस में मतलब होता है इंटरेक्शन। और मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करता है, और हम मैसेजेस को भी इससे पता चलता है और एक्नॉलेज करते हैं ऑब्जेक्ट्स। आगे उसके बाद आर्किटेक्चर डायग्राम है जो कि है इंटरेक्ट विद इट्स यूजर, एक्सटर्नल सिस्टम, डाटा सोर्स एंड सर्विसेज। ये बेसिक सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बताता है और सेपरेट करता है फंक्शनल एरियाज को इनटू लेयर्स में, और फिर डिपिक्ट्स हाउ ए टिपिकल सॉफ्टवेयर माइट इंटरेक्ट विद यूजर, कैसे वो यूजर से इंटरेक्ट होगा, एक्सटर्नल सिस्टम से कैसे होगा, डाटा सोर्स क्या होंगे और सर्विसेज क्या होंगी। और इसके बाद जो डेटाबेस डिज़ाइन क्लास डायग्राम है उसमें हम जो है वो बेसिकली स्टैटिक व्यू होता है आपकी एप्लीकेशन का। क्लास डायग्राम नॉट ओनली यूज फॉर विजुअलाइजिंग, डिस्क्राइबिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम बट आल्सो एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अच्छा, फिर उसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन है। इन दिस स्टेप में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन एज पर डेटाबेस मॉडल द determines what data must be stored and how data elements interrelate, and it also involves classifying data and identify interpersonal relationship उनके दरमियान क्या होगी। और इंटरफेस डिज़ाइन में यूज़र इंटरफेस हम बनाएंगे, और वॉइस कंट्रोल वंस इंटरफेस डिज़ाइन, क्योंकि हमने इसमें स्पीच का है इसलिए वॉइस कंट्रोल इंटरफेस डिज़ाइन हमने इसमें बनाए हैं। और टेस्ट केस क्या है कि सिस्टम सेटिस्फाइज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क करेक्टली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस एंड वेरिएबल्स। हम इसे आखिर में टेस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें जो तीसरा पॉइंट था वो बेनिफिट्स और पर्पस। इसका बेनिफिट ये है कि फर्स्ट स्टेप मूविंग, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हाँ, first steps in moving from problem domain to solution domain, because the design of the system is perhaps the most critical factor affecting the quality of the software and has major impact in later phases testing or maintenance में। तो design document provides a blueprint and plan for the solution of IPA, और बाद में दिस डॉक्यूमेंट विल बी यूज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के लिए भी यूज होगा हमारे। अच्छा, अब देखते हैं ईआरडी। ईआरडी में जो हमारा सिस्टम है इसमें हमने दो ही एंटिटीज बनती हैं, एक यूजर की और उसके एक्शंस की, जो कि हमने स्टोर करने हैं। There are two entities along with attributes. Number one is user and action. Relationship जो है इनके दरमियान में one to many है। It means a user may perform one or many action. इसमें जो ERD को रिप्रेजेंट करना है, ये हमारी एंटिटीज को जाहिर करता है रेक्टेंगल में, और ये हमारे रिलेशन को जाहिर करता है, और ये हमारी दूसरी एंटिटी एक्शन यानी यूजर परफॉर्म एक्शन। ये यूजर एक या एक से ज़्यादा एक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यूजर आईडी, यूजर नेम और यूजर ईमेल। और इसके जो एक्शन की एंटिटी है इसके एट्रीब्यूट्स हैं एक्शन आईडी, कमांड टाइप, कमांड और यूजर आईडी। ये हमारी ईआरडी बनी हुई है, और ये मैंने फाइबेस पे स्क्रीनशॉट ली है फाइबेस पे बनाकर। ये एक्शन की एंटिटी है और ये यूज़र की एंटिटी है। एक्शन में वही एक्शन आईडी, कमांड टाइप और कमांड और यूज़र आईडी। ये इसी तरह यूज़र के भी बनाए हुए हैं।
तो ये मैंने फायरबेस पे करके उसकी स्क्रीनशॉट भी हमने लेनी है। आपकी जो भी डेटाबेस होगी आप उसकी स्क्रीनशॉट भी लेंगे ईआरडी में, वो भी पेस्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम जो है वो इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो था वो सेंड टेक्स्ट। उसमें क्या है कि उसके लिए सीक्वेंस हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें एक है हमारा यूजर, दूसरी है ऐप है और तीसरा है रेसिपिएंट। इसमें ये डॉटेड लाइन जो होती है ये लाइफ लाइन होती है इस ऑब्जेक्ट की, और ये रेक्टेंगल में ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक्टिवेशन है। जैसे ही यहाँ पर मीन्स के एक्टिव हो जाता है और ये मैसेज सेंड कर रहे हैं, और डॉटेड में हम एक्नॉलेज करते हैं जो भी बैक मैसेज जो आता है। यूजर जब रिक्वेस्ट सेंड करता है कि सेंड एसएमएस, तो एप्लीकेशन को सेंड करता है, और एप्लीकेशन अगर मतलब फेल हो जाती है तो वो वापस उसे यूजर को मैसेज भेज देता है कि सेंडिंग फेल। तो वो फिर दोबारा रीसेंड करता है रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट जो होती है वो फिर एप्लीकेशन उसे सेंड करती है, और टेक्स्ट एसएमएस टेक्स्ट की सूरत में वो रेसिपिएंट को जाता है, और रेसिपिएंट जो है उसे दोबारा एक्नॉलेज करती है कि रिसीव्ड और सेंड सक्सेसफुली का मैसेज यूजर को रिसीव हो जाता है। तो ये थी हमारी सीक्वेंस शो स्टेप्स टू सेंड द टेक्स्ट। इसी तरह मेक ए कॉल के लिए क्या है, मेक ए कॉल में भी वही तीन एंटिटीज हैं। यूजर है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन है और ऐप है। यूजर जब कॉल करने के लिए करता है तो सबसे पहले वो चेक कनेक्शन करता है, इंटरनेट कनेक्शन। अगर कनेक्शन अवेलेबल है तो वो यहाँ पे हमें मैसेज सेंड कर देता है कि अवेलेबल, और फिर वो क्या है मेक अ कॉल कर लेता है। मेक अ कॉल हो जाती है तो एप्लीकेशन फिर रिस्पॉन्स देती है, और फिर दोबारा वो अल्टरनेट की सूरत चेक कनेक्शन अगर नॉट अवेलेबल हो तो वो फिर क्या करेगा, टेक्स्ट की सूरत में हम उसे कॉल कर सकेंगे और वो मतलब कॉल हो जाएगी। इस तरह हम अ, क्योंकि ऑनलाइन मोड में वो खुद ब खुद ही कॉल कर देता है, और ऑफलाइन मोड में वो थ्रू मतलब टेक्स्ट के हम उसे कॉल कर सकते हैं। इस तरह परफॉर्म कैलकुलेशन में क्या है कि हम यूज़र जो है उसे रिक्वेस्ट करता है कैलकुलेट करने के लिए, तो वो यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करके वापस रिजल्ट शो कर देता है यूज़र को। ये थे हमारी तीसरी, और सिंक्रोनाइज विद द सर्वर, क्योंकि ये भी एक रिक्वायरमेंट थी यूज के साथ सिंक्रोनाइजेशन विद द सर्वर। इसमें हमारे पास जो हैं ऑब्जेक्ट, एक यूज़र है, एक एप्लीकेशन है, लोकल डेटाबेस है और फिर सर्वर डेटाबेस है। ये फायरबेस है और ये मैंने रोम यूज़ की थी यहाँ पर। तो यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट करता है टू सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन क्या करता है, डाटा कॉपी कर देता है लोकल डेटाबेस पे। लोकल डेटाबेस से होके वो फिर कॉपी करता है और उठा के स्टोर कर देता है हमारे सर्वर पे, और सर्वर फिर एक्नॉलेजमेंट वापस भेजता है एप्लीकेशन को, और ये फिर यूज़र को मैसेज कर देता है कि सिंक्रोनाइज हो गया। और फिर इसकी फंक्शनैलिटी थी कि हमने सिस्टम को ट्रेन भी करना था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विद न्यू डाटा या सेंटेंसेस। यूज़र ट्रेन करता है सिस्टम को विद न्यू डाटा या सेंटेंसेस के ज़रिए। वो ऐप पे जाता है, ऐप क्या करता है, स्टोर कर देता है वो सेंटेंसेस डेटाबेस में, ये लोकल डेटाबेस में स्टोर करता है और मैसेज कर देता है एप्लीकेशन को कि स्टोर हो गया। और इसी तरह फिर क्यूरी करता है डेटाबेस से, और फिर रिस्पॉन्स भेजता है और यूज़र को एक्नॉलेज कर देता है। और अगर कॉल के लिए ट्रेन करना हो हमने सिस्टम को, तो वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे विद न्यू सेंटेंस, वो स्टोर करेगा लोकल डेटाबेस में, वो स्टोर का मैसेज देगा और फिर क्यूरी करेगा और रिस्पॉन्स कर देगा
एक्नॉलेजमेंट के लिए कि सिस्टम ट्रेंड हो गया है कॉल के लिए। इसी तरह फिर ट्रेन टू एसएमएस के लिए, तो उसके लिए जो सीक्वेंस डायग्राम है वो है, उसमें जो हमने ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं यूजर, ऐप और डेटाबेस, उसमें यही है कि पास करता है न्यू सेंटेंस, यूजर एप्लीकेशन को वो स्टोर कर देता है डेटाबेस में, एक्नॉलेज करती है डेटाबेस एप्लीकेशन को कि स्टोर्ड हो गया, और फिर क्यूरी करती है एप्लीकेशन और रिस्पॉन्स होता है और एक्नॉलेज हो जाता है यूजर को। इसी तरह टू परफॉर्म कैलकुलेशन के लिए भी है, पास नंबर्स टू कैलकुलेट एप्लीकेशन को जाते हैं, वो डेटाबेस में स्टोर होते हैं, और फिर क्यूरी होती है, और क्यूरी से वो जो भी होता है कैलकुलेशन होकर वो रिस्पांस देता है एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन रिजल्ट्स को शो कर देती है। उसके बाद आर्किटेक्चर डायग्राम है। जब मैंने फर्स्ट टाइम की थी तो उस पर कमेंट आया था, क्योंकि उसमें मैंने लेयर्स में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की थी वो नहीं बताई थी, फिर उसे मैंने कोरेक्ट करके अब दोबारा कर दिया था, उसे टेक्नोलॉजी हर लेयर की बताई कि मैंने क्या क्या यूज़ किए हैं। इस थ्री वेज इंटरेक्शन है क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट, थ्री टीयर आर्किटेक्चर। अच्छा, the programming for a tier can be changed or relocated without affecting the other tier. The three-tier model makes it easier for an enterprise or software package to continually evolve an application as new need and opportunities arise. अब मैंने हर लेयर पे बता दिया। इसमें जो थ्री टीयर है, पहली लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर है, बिजनेस टीयर है और डाटा टीयर है। प्रेजेंटेशन टीयर में क्या होता है, वो इंटरफेस, यूजर इंटरफेस इज स्टोर्ड इन क्लाइंट, और फिर दिस लेयर occupies top level and display information related to services available। मतलब ये टॉप लेयर है प्रेजेंटेशन की है, और इसमें जो हमने टेक्नोलॉजी यूज किया है वो एक्सएमएल यूज किया है टू कम्युनिकेट विद अदर टीयर्स एंड बाय सेंडिंग रिजल्ट टू क्लाइंट एंड अदर टीयर्स इन द, इसमें एक्सएमएल यूज किया और इसी के जरिए हम अदर टीयर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जो बिजनेस टीयर है इसे मिडल टीयर भी कहते हैं, लॉजिक टीयर भी कहते हैं, एप्लीकेशन लॉजिक और लॉजिक टीयर भी कहते हैं। दिस टीयर पुल्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टीयर, और इसमें मैंने कोटलिन जावा टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन दिस टीयर टू कंट्रोल एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी by performing detailed processing. It is stored in one or more server. ये एक या एक से ज़्यादा सर्वर पे भी स्टोर कर सकते हैं। डाटा टीयर जो है हाउसेस डेटाबेस और सर्वर, मतलब यहाँ पे हम डेटाबेस सर्वर जो होता है उसे डाटा टीयर कहेंगे, वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर हो और हम उधर से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करें। इस टीयर में जो है डाटा को इंडिपेंडेंट रखा जाता है और बिजनेस लॉजिक से। अ, इसमें जो है मैंने फायरबेस और उसकी अपडेट वर्जन जो है फायरस्टोर ये यूज़ किया, और रोम एसक्यूएल लाइट आर यूज्ड इन डाटा टीयर फॉर दिस पर्पस। इसमें हमने ये यूज़ की उनकी टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये स्केलेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, डाटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी एंड लेस कम्प्लेक्सिटी, और ये उसके लिए डायग्राम जो है हमने बनाई है। आर्किटेक्चर डायग्राम, जिसमें ये प्रेजेंटेशन लेयर है जिसमें टेक्नोलॉजी एक्सएमएल है, बिजनेस लेयर है एंड्रॉयड स्टूडियो 3.6 मैंने यूज़ किया था जिसमें कोटलिन यूज़ की थी और जावा यूज़ की थी, और ये डेटाबेस लेयर है जिसमें फायरबेस यूज़ किया था और रोम यूज़ किया था। क्लास डायग्राम जो है वो स्टैटिक डायग्राम होती है, स्टैटिक व्यू एप्लीकेशन का देती है, विजुअलाइज और डिस्क्राइब डॉक्यूमेंटिंग करती है। क्लास डायग्राम डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशन ऑफ क्लासेस एंड आल्सो कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम, are widely used in modeling of object-oriented system because they are the only UML diagram which can be mapped directly with object-oriented language.
तो ये हमने अपने सिस्टम की क्लास डायग्राम बनाई है, जिसमें यूज़र एक एंटिटी है और दूसरी एक्शंस हैं, और ये उसके मैंने मेंबर्स, डाटा मेंबर्स हैं, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, और ये फंक्शंस हैं। और इसमें मेक कॉल, सेंड एसएमएस, परफॉर्म कैलकुलेशन, ट्रेन सिस्टम, सिंक्रोनाइज। इसमें माइनस जो है वो हम डाटा मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस का सिंबल जो है क्लास डायग्राम में फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, क्लास के फंक्शंस को, मेंबर फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैंने इसके फंक्शन बनाए हैं, ये इसकी एंटिटीज हैं, ये हमारी क्लास है यूजर की, और ये क्लास है एक्शंस की, और इसमें एक्शन आईडी, कमांड टाइप, और इसमें सर्च कमांड, ऐड कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, और ये एक से ज्यादा हो सकती हैं, वन टू मैनी की एसोसिएशन है। ये हमारी क्लास डायग्राम थी इसकी। और डेटाबेस डिजाइन में हमने वही database design according database model, it determines what data must stored and how data elements interrelates. With they can begin fit the data to the data model. ये हमने बना ली, ये मैंने वैसे एम एस एक्सेस में जो डेटाबेस बनाई है उसमें दो टेबल एंटिटीज बना ली, यूज़र की, एक्शन की। इसमें क्योंकि यूज़र आईडी प्राइमरी है और इसमें फॉरेन है, ये वन टू मैनी की रिलेशन इसमें शो कर रहा है। तो फायरबेस डेटाबेस, क्योंकि जब मैंने सर से पूछा तो सर ने कहा जो फायरबेस आपने डेटाबेस की है उसके भी स्क्रीनशॉट इसमें लगाएं, तो फिर मैंने उसके भी स्क्रीनशॉट दे दिए थे। ये एक्शन टेबल का मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया था और नीचे यूजर टेबल का स्क्रीनशॉट दे दिया था। फायरबेस को नो सीक्वल भी कहते हैं, और इसमें जो है हम नो सीक्वल ही यूज करते हैं। फिर बाद में जो है इंटरफेस डिज़ाइन जो कि मैंने अपने डिज़ाइन किया था ग्राफिकल यूज़र, ये मेरी जो थी सबसे वेलकम स्क्रीन थी, स्प्लैश स्क्रीन जिसे कहते हैं, ये मैंने स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन की थी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस is user friendly, try to improve usability through human computer interaction. On start a splash screen appeared, the design of the splash screen, ये हमने ये डिज़ाइन बनाया था splash screen का, जो कि ये गिवन है। और इसके बाद हमने एक मेन स्क्रीन बनाई थी। आफ्टर सम टाइम splash screen will disappear and the main screen you will give the command through voice or write the command in the text field। ये हम इधर वॉइस के जरिए कमांड दे सकते थे कि कॉल समवन या टेक्स्ट समवन या ऐड 2+2, इस तरह कमांड दे सकते थे, या फिर ये टेक्स्ट बॉक्स में हम लिख कर कमांड परफॉर्म कर सकते थे। उसकी जो मेन स्क्रीन थी वो उसका इंटरफेस ये डिज़ाइन किया था। जैसे हमने नीचे ये 3 वो दिए हुए थे, सिंक्रोनाइज, परफॉर्म एक्शन और ट्रेन डेटाबेस, ये 3 मैंने नीचे दिए हुए थे, ऊपर ये टेक्स्ट बॉक्स था, यहाँ हम स्पीच कर सकते थे। ये हमारा इंटरफेस डिज़ाइन किया था हमने इसका। उसके बाद जो तीसरी मेन स्क्रीन मैंने डिज़ाइन की थी वो ट्रेन सिस्टम के लिए, कि जिसमें हम कॉल के लिए ट्रेन कर सकते थे। कॉल माय ब्रदर, मतलब ये सेंटेंस दिया और इसे ऐड कर लिया। ट्रेन टू मेक अ कॉल, ट्रेन टू सेंड एसएमएस, ट्रेन टू कैलकुलेट। यहाँ से ये स्क्रीन थी जिसके ज़रिए हम अपने सिस्टम को ट्रेन कर सकते थे, सेंटेंस ऐड कर सकते थे। The last screen of the interface design will be for training the system. The design of the train system screen interface will be as given. ये हमने दी हुई है।
और उसके बाद हमने इनको टेस्ट केस के लिए हमने ये एक फॉर्मेट है, हम इसके ज़रिए हम अपने केसेस को टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्ट केस आईडी दिया, उसका नाम दिया, इंस्टॉलेशन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन दी कि ये टेस्ट केस क्या करेगा, ये चेक करेगा कि एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई। इसकी प्री कंडीशन या प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, और फिर उस पर एक्शन क्या करेंगे, यूज़र लॉन्च करेगा गूगल प्ले स्टोर, उसके बाद सर्च करेगा आईपीए ऐप ऑन द स्टोर फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। ये उसके एक्शन होंगे और एक्सेप्ट कर लेगा एग्रीमेंट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे, इंटरफेस वुड बी प्रोवाइडेड टू द यूजर, और एक्चुअल रिजल्ट इंटरफेस विल बी अवेलेबल इफ इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अथॉरिटी क्या है, ऑल यूजर्स ऑफ दिस ऐप, जो भी इंस्टॉल करेगा वो अथॉरिटी होगी। और हम और बाद में ये ऑथर्स आ जाएंगे जो भी उनको देना होगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस पर आप सारे केसेस टेस्ट करेंगे। दूसरा था मेक ए कॉल, और इसमें क्या है, हम टेस्ट केस टेस्ट कनेक्शन अवेलेबिलिटी बिटवीन टू रेसिपिएंट। इसमें प्री कंडीशन है कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एक्शन क्या है, यूजर मेक कॉल यूजिंग ऐप टू द वांटेड कॉन्टैक्ट, जिसको वो करना चाहता है तो उसको कॉल करेगा। यूजर आस्क ऐप टू कॉल समवन थ्रू वॉइस और टेक्स्ट, ऐप सर्च द स्टोर ट्रेन डाटा टू आइडेंटिफाई। वो फिर ऐप को कहेगा कॉल करने को, ऐप क्या करेगी, वो ट्रेन डाटा को सर्च करेगी डेटाबेस में, अगर एक्सेस हो जाता है नंबर फ्रॉम द कॉन्टैक्ट वो कॉल कर देगा। ये है एक्सपेक्टेड। और एक्चुअल में क्या होगा, वो इंटरनेट इज अवेलेबल, कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट, अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो एस्टेब्लिश हो जाएगा कनेक्शन। अदरवाइज इन ऑफलाइन मोड ऐप स्टोर्स द टेक्स्ट एंड मेक द कॉल, वो टेक्स्ट को स्टोर करे कॉल कर देगा। और अथॉरिटी वही है जो भी अवेलेबल फॉर ऑल यूजर ऑफ दिस ऐप। अच्छा, तीसरा टेस्ट केस है सेंड एसएमएस। ये क्या है, टेस्ट करता है एसएमएस सेंडिंग प्रोसेस को। वही इंटरनेट मस्ट बी अवेलेबल, यूजर आस्क ऐप टू सेंड एसएमएस टू समवन थ्रू वॉइस और टेक्स्ट। ऐप सर्च द स्टोर ट्रेंड डाटा, वो सर्च करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कमांड को, उसके बाद क्या करेगा, एक्सेस करेगा नंबर फ्रॉम द कॉन्टैक्ट और सेंड कर देगा। कमांड आइडेंटिफाई, क्योंकि कमांड या तो वो कॉल कर सकता है या एसएमएस कर सकता है या परफॉर्म कैलकुलेशन कर सकता है। इन तीनों में से जो होगी उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करके कर देगा। यहाँ पे एसएमएस है तो वो एसएमएस कर देगा। इस और एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं कि वो सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। एक्चुअल क्या होगा, एसएमएस सेंड सक्सेस इफ ही वांटेड, इफ द वांटेड कांटेक्ट इज कांटेक्टलेस। ये उस सूरत में होगा जब वो आपके कांटेक्ट लिस्ट में है। अदरवाइज क्या होगा, ऑफलाइन मोड में जाएगा, स्टोर कर देगा टेक्स्ट को और सेंड कर देगा एसएमएस, और अथॉरिटी और ऑथर आ जाएगा। चौथा टेस्ट केस था परफॉर्म कैलकुलेशन। इस केस में वो चेक कैलकुलेशन प्रोसेस को करेंगे हम टेस्ट, और इसमें भी इंटरनेट प्री कंडीशन, प्री इंटरनेट कनेक्शन मस्ट बी अवेलेबल। और एक्शन क्या होंगे, आस्क करेगा एप्लीकेशन को कि कैलकुलेट करे नंबर्स को, एप्लीकेशन सर्च करेगी कमांड को लोकल डेटाबेस में और परफॉर्म कर देगी कैलकुलेशन, और डिस्प्ले रिजल्ट्स कर देगी कैलकुलेशन का स्क्रीन पर, और एक्यूरेट रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये एक्सपेक्ट करें तो एक्चुअल क्या होगा, परफॉर्म कर कैलकुलेशन सक्सेसफुली। अदरवाइज इन ऑफलाइन मोड वही एप्लीकेशन परफॉर्म सम बेसिक कैलकुलेशन फ्रॉम द यूजर थ्रू टेक्स्ट मोड, वो मतलब टेक्स्ट मोड में लेगा और कैलकुलेशन कर देगा। अथॉरिटी क्या, जो भी अवेलेबल टू ऑल यूजर ऑफ दिस ऐप, और टेस्टेड बाय जिस जिस जो आपके ग्रुप के आईडी होंगे वो आप लिख देंगे। पांचवा था सिंक्रोनाइजेशन। तो ये टेस्ट केस क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को चेक करता है बिटवीन सिस्टम एंड सर्वर।
इसके लिए भी प्री कंडीशन और प्री रिक्विजिट्स हैं कि इंटरनेट कनेक्शन मस्ट बी अवेलेबल। और यूज़र एक्शंस क्या होंगे? यूज़र क्लिक करेगा सिंक्रोनाइजेशन के ऑप्शन पे, एप्लीकेशन कॉपी डाटा करेगी फ्रॉम लोकल डेटाबेस और स्टोर कर देगी सर्वर डेटाबेस यानी फायरबेस में जाकर स्टोर कर देगी। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे? इंटरफेस वुड बी प्रोवाइडेड टू द यूज़र। एक्चुअल रिजल्ट्स क्या होंगे? इंटरफेस विल नॉट बी अवेलेबल इफ देयर इज एन कनेक्शन इंटरप्ट। अगर इंटरप्ट आ जाएगा तो फिर नहीं इंटरफेस होगा। और अवेलेबल टू ऑल यूजर ऑफ दिस ऐप, और जो टेस्टेड बाय जिन्होंने किया वो आप आईडी आ गए। उसके बाद छठा था ट्रेन अ सिस्टम, चेक द सिस्टम ट्रेनिंग प्रोसेस। उसमें प्री कंडीशन और प्री रिक्विजिट्स वही हैं कि इंटरनेट कनेक्शन मस्ट बी अवेलेबल। एक्शन क्या होंगे कि यूजर प्रेस ट्रेन अ सिस्टम ऑप्शन, जैसे ही वो प्रेस करेगा और यूजर ट्रेन द ऐप टू मेक द कॉल और सेंड एसएमएस और ट्रेन टू परफॉर्म कैलकुलेशन बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन, फिर वो इन तीनों में से जिसे सिलेक्ट करेगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे? इंटरफेस वुड बी प्रोवाइडेड टू द यूजर टू ट्रेन द सिस्टम विद बेसिक टास्क। लेकिन एक्चुअल क्या होगा? विल बी अवेलेबल इफ देयर इज नो नॉट कनेक्शन इंटरप्ट। वो सूरत में अवेलेबल है कनेक्शन इंटरप्ट। और इसके बाद सातवां टेस्ट केस है ट्रेन टू मेक अ कॉल। इसके लिए ये चेक करेगा सिस्टम कॉल ट्रेनिंग प्रोसेस को। प्री कंडीशन यही है कि इंटरनेट होना चाहिए। एक्शंस क्या है कि यूजर ट्रेन द सिस्टम विद न्यू सेंटेंस, वो नया सेंटेंस देगा। एप्लीकेशन क्या करेगी? विल फेच न्यूली सेंटेंस ऑफ द अदर यूजर, ये दूसरे अगर नहीं है तो वो दूसरों के भी फेच करके ले आएगी। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो सिस्टम वुड ट्रेन विद न्यू सेंटेंस। एक्चुअल रिजल्ट क्या है? देयर इज सिंक्रोनाइजेशन एरर, सिस्टम विल नॉट ट्रेन। अगर उसमें सिंक्रोनाइजेशन एरर होगा तो सिस्टम ट्रेन नहीं होगा। और अथॉरिटी यही है कि अवेलेबल टू ऑल यूजर ऑफ दिस ऐप, टेस्टेड बाय जो आपके रोल नंबर होंगे ग्रुप के वो दे देंगे। आठवां था ट्रेन अ सिस्टम टू द सेंड एसएमएस। तो दिस टेस्ट केस चेक सिस्टम टेक्सटिंग ट्रेनिंग प्रोसेस। प्री कंडीशन वही है कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एक्शन क्या? यूजर ट्रेन द सिस्टम विद न्यू सेंटेंस, ऐप will fetch new sentences from other user. Expected result would train with new sentence, मतलब हमारे एक्सपेक्ट यही करेंगे कि वो नए सेंटेंस से अब ट्रेन कर देगा सिस्टम को। एक्चुअल रिजल्ट जो हैं, अगर सिंक्रोनाइजेशन एरर दे देता है तो वो फिर सिस्टम को ट्रेन नहीं करेगा बल्कि एरर शो कर देगा, मैसेज आ जाएगा। अथॉरिटी वही है अवेलेबल टू ऑल यूजर ऑफ दिस ऐप और टेस्टेड बाय, आप अपने जो भी आईडी होंगे व्यू वो दे देंगे। आखिरी जो टेस्ट केस है वो है ट्रेन टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। इस ये टेस्ट केस चेक करेगा सिस्टम कैलकुलेशन ट्रेनिंग प्रोसेस। इसमें यूजर ट्रेन करेगा ऐप को विद न्यू सेंटेंस और ऐप विल फेच न्यूली सेंटेंस ऑफ द अदर यूजर। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे? सिस्टम वुड ट्रेन विद न्यू सेंटेंसेस। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स क्या होंगे? इफ देयर इज सिंक्रोनाइजेशन एरर, सिस्टम विल नॉट ट्रेन और शो एरर। अथॉरिटी वही है अवेलेबल टू ऑल यूजर ऑफ दिस ऐप, जिनके पास ये ऐप होगी वो सारे इसे यूज कर सकते हैं। और टेस्टेड बाय, आप अपने रोल नंबर दे देंगे। ये था हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। उम्मीद है कि आप इसको देख के अपना प्रोजेक्ट का डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, और जहाँ तक हो सका मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।